के टाइम पे लिखी गई। मुगल कब से आए भारत में? तो बाबर भारत में आया भैया 1526 में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसने किसको हराया? पानीपत फर्स्ट वॉर में इब्राहिम लोदी को उसने हराया, इब्राहिम लोदी को, है ना। तो उस टाइम की बुक्स को हम लेकर के और 1857 तक जो भी चर्चित है उसी ऑर्डर में आगे बढ़ते रहेंगे। तुजुक ए बाबरी, जिसको हम बाबरनामा के नाम से जानते, किसने लिखी है? बाबर ने लिखी है। तुजुक ए बाबरी किस लैंग्वेज में लिखी थी? ये बड़ा पूछा जाता है, क्योंकि देखो चगताई ट्राइब से था, ये चगताई जनजाति से था, और क्या थी? तुर्क इनकी भाषा थी, जिसको तुर्की भी हम कहते हैं। तो चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई है। किस लैंग्वेज में लिखी गई है बोलेंगे? भैया चगताई तुर्क में लिखी गई है। चगताई तुर्क लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। चगताई तुर्क लैंग्वेज में इसको लिखा गया है ना। किसने? बाबर ने। बाबर ने साथ ही मवैयान बुक भी लिखी है, और साथ में बाबर की एक बुक और है जिसका नाम है दीवार। कौन सी? दीवार बुक किसने लिखी है? तो दीवार बुक भी आपका बाबर की है। बाबर के बारे में तो जानते होगे ना, ठीक है, कि बाबर भारत में आया, भारत की सीमाओं से बाहर उसने 4 आक्रमण किए, 4 भारत की सीमाओं के अंदर किए, तो कुल मिला के 8 आक्रमण बाबर के हैं, और मुगल वंश का संस्थापक है वो। जी भैया। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा ये कौन है? गुलबदन बेगम इसकी राइटर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो हुमायूं नामा जो लिखी गई है आपका, इसकी लैंग्वेज बहुत पूछी जाती है। ये आपका पर्शियन लैंग्वेज में यानी कि फारसी भाषा में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? फारसी भाषा में लिखी गई थी। और इसके लिए दरअसल में अकबर ने जिद की थी। किससे? गुलबदन बेगम से, जो अकबर की बुआ लगती है, ठीक है। अकबर की, क्या बोलेंगे आप? अकबर के कहने पर। किसने आग्रह किया था इसके लिए? अकबर के कहने पर लिखा गया था। तो कभी भी पूछे कि हुमायूं नामा किसके कहने पर लिखा गया? अकबर के कहने पर। तो अकबर की जो बुआ यानी कि जो हुमायूं की चचेरी बहन थी, इनका क्या रिलेशन है? ये हुमायूं की कौन थी? गुलबदन बेगम। भैया चचेरी बहन थी। कौन थी? बोलो एक बार फटाफट से। चचेरी बहन थी। अकबरनामा अबुल फजल, आप अकबर के 9 रत्न पढ़ेंगे इतिहास में। अकबर के टाइम पर 9 स्कॉलर्स थे, जिनमें से बीरबल था आपका, पढ़ते हैं ना आप। टोडरमल उसका राजस्व मंत्री था, रेवेन्यू मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर जिसको हम बोलते हैं, जिसने दहसाला पद्धति दी थी। तो ऐसे ही कौन था? आपका अबुल फजल था, और इसका भाई था एक फैजी। तो अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा और आईने अकबरी को, ठीक है। दरअसल में ये एक ही बुक है। आपसे कभी भी पूछे अकबरनामा के कितने पार्ट हैं, तो आप कहोगे अकबरनामा के भैया 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? अकबरनामा के 3 पार्ट हैं, और जो थर्ड पार्ट है वो आईने अकबरी है। थर्ड पार्ट ये आप मुगल वंश में पढ़ोगे कि इसके पहले पार्ट में जो है वो अकबर के जो पूर्वज हैं, जो एंसेक्टर्स हैं उसके पूर्वजों के बारे में, यानी उससे पहले के जो उसके दादा परदादा, इनके बारे में बताया गया है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में अकबर का जो रूल पीरियड था, अकबर का जो शासनकाल था, उसके बारे में बताया गया। और थर्ड में अकबर की नीतियों के, यानी कि अकबर की पॉलिसीज के बारे में। तो मैं आपसे पूछूं, अकबर के जो पूर्वज है वो कौन से पार्ट में बताए हैं? सब लोग बताएं। तो अकबर के पूर्वजों के बारे में अकबरनामा के पहले पार्ट में पूछा गया है आपका। ये सीपीओ में क्वेश्चन बना था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। फुतुहात ए आलमगीरी, ईश्वर दास नागर। अब मुझे बताओ, आलमगीर के नाम से किसको जाना जाता है? भैया औरंगजेब को जाना जाता है। किसको? औरंगजेब को जाना जाता है। उसके लिए लिखिए ईश्वर दास नागर ने, ईश्वर दास नागर ने। जहांगीर के बारे में जहांगीर नामा, जो खुद अकबर, क्या बोलेंगे आपका, जहांगीर की आत्मकथा है, इसको हम बोलते तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी मतलब जहांगीर ने इसको खुद लिखा था, तुजुक ए जहांगीरी। यानी कि क्या है? ऑटोबायोग्राफी है इसकी, आत्मकथा है। किसकी? जहांगीर की आत्मकथा है। जहांगीर की ये आत्मकथा है। ऐसे ही देखो, यहां पे एक क्वेश्चन बनता है आपका, जो पीछे अभी था, जैसे बाबरनामा था, ये भी क्या थी? ये बाबर की आत्मकथा है, ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। आत्मकथा समझ रहे हो ना, जब व्यक्ति खुद अपनी कहानी लिखता है कि उसने कैसे चीजों को देखा है, उसके टाइम पे क्या चीजें हुई। जैसे मैंने भी बच्चों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूं, लेकिन वो पता नहीं कब तक पूरी होगी। तो क्या बोलेंगे आपका? तुजुक ए जहांगीरी आत्मकथा, जहांगीर नामा जिसको हम बोलते हैं, किसने लिखी है? जहांगीर ने लिखी है, ठीक है। जहांगीर ने लिखा है उसको। और इसने भी किस लैंग्वेज में लिखा? पर्शियन में। क्योंकि देखो, मुगलों की जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी। मुगल दरबार में कौन सी भाषा रही? मुगल कोर्ट की जो लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन, फारसी थी। ओके, आगे आएंगे भैया। ये सारे इंपोर्टेंट है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण है। सारी किताबें पूछी जाती हैं, कहीं इतिहास वाले सेक्शन में पूछी जाएंगी, लेकिन हम स्टैटिक जीके में इसलिए पढ़ते हैं इनको क्योंकि ये इंपोर्टेंट फैक्ट है।
है ना। तो इसलिए सारे इंपॉर्टेंट है। चार चमन बुक जो है वो चंद्रभान की है। चार चमन बताती है शाहजहां के टाइम को। किसके बारे में? शाहजहां के बारे में। ये सब आप इतिहास में भी पढ़ोगे, ठीक है, अगर वो विस्तार से पढ़ाया जाएगा तो ये जरूर आप वहां पे पढ़ोगे इसको। चार चमन किसके बारे में है? शाहजहां के शासनकाल के बारे में। चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखा था उसको। मजम उल बहरीन और सीर अकबर, ये तो मैं कल के प्रैक्टिस सेट में भी बता रहा था आपको। कर रहे हैं आप लोग विजेता सीरीज को या नहीं? विजेता सीरीज किया करो, है ना, वहां ये सारी चीजें आप लोग अब तक क्लियर कर चुके होते। मजम उल बहरीन और सीर अकबर, ये दारा शिकोह था। दारा शिकोह किसका बेटा था बताएंगे? देखो, शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया, शाहजहां के जो चार बेटे थे उनमें सबसे बड़ा कौन था? दारा शिकोह। शाहजहां क्या चाहता था कि भाई उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह जो है वो गद्दी पे बैठे। औरंगजेब को तो उसने दक्षिण में आपका एक सूबेदार बना दिया था, साउथ भेज दिया था उसको, तो उसने दिल्ली से दूर भेज दिया था क्योंकि वो उसको कभी नहीं चाहता था कि वो राजा बने। लेकिन क्या हुआ था, औरंगजेब ने, आप लोग पढ़ोगे इतिहास में, धर्मट का वॉर हुआ आपका 1658, सामूगढ़ वॉर हुआ 1658, देवराई वॉर जो अजमेर में लड़ा गया 1659, उसमें क्या किया, औरंगजेब ने दारा सिकोह को हरा दिया। लेकिन दारा सिकोह को पढ़ने में बहुत रुचि थी तो उसने ये पुस्तकें लिखी हैं। जो हमारे 108 उपनिषद हैं उनमें से 52 जो उपनिषद हैं उसका ट्रांसलेशन उसने किया है। मजम उल बहरीन, इसका मतलब होता है दो महासागरों का मिलन, दो महासागरों का मिलन, ठीक है, तो वो उसने लिखा है। दारा शिकोह किसका बेटा है? शाहजहां का। लीलावती, ये अकबर के 9 दरबारों में से, 9 दरबारियों में से जो आपका कौन था, क्या बोलेंगे, अबुल फजल, अबुल फजल का बड़ा भाई है ये, अबुल फजल का बड़ा भाई है ये। संगीत में इसकी रुचि थी, मैथ्स का ये टीचर था, फैजी गणित का अध्यापक था अकबर के टाइम पे। फतवा ए आलमगीरी, आलमगीर मतलब औरंगजेब के बारे में निजामुद्दीन अहमद ने, ठीक है। पादशाहनामा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पादशाहनामा। और आपका मजमुल बहरीन, ये सीजीएल मेंस में पूछा गया था 2022 में, चार चमन पुस्तक। पादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी, और अब्दुल हमीर लाहौरी जो है ये आपका, जिसको हामिद लाहौरी के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये किसके लिए भी हम पढ़ते हैं? हमीद लाहौरी को। आप कहोगे भैया इसका संबंध है किससे? ताजमहल के निर्माण से। भाई ताजमहल का जब निर्माण हुआ तो उसका डायरेक्टर कौन था, निर्देशक कौन था? ईशा खां। लेकिन जो आर्किटेक्ट था, जो वास्तुकार था, वो कौन था? लाहौरी था। तो उस लाहौरी ने, मतलब पादशाहनामा, पादशाहनामा में किसका जिक्र है पूछ लेगा, 4 राजा दे करके। शाहजहां के टाइम के बारे में, शाहजहां का शासनकाल इसमें बताया गया है। किसका ऋण पीरियड है बताएंगे? शाहजहां, शाहजहां जो एक मुगल सम्राट था। मुंतखब उल तारीख, ये बदायूनी की पुस्तक है, ठीक है। बदायूनी, इसमें मुगलों के बारे में बताया गया है। मतलब इसमें अगर मैं बात करूं आपका, जो भारत में अरब आक्रमण हुआ था, अरब आक्रमण भारत में कब हुआ था, किसने किया था? तो आप कहेंगे भैया वो किया था आपका मोहम्मद बिन कासिम ने, 700, बताएंगे कब? 712 में वो सफल हुआ। उससे पहले अबेदुल्ला और बुदेल जो थे वो दोनों असफल हो गए थे। तो अरब आक्रमणकारी कौन है जो सफल हुआ? कासिम। तो कासिम के आक्रमण से लेकर के अकबर के टाइम के 40 वर्ष, अकबर गद्दी पे रहा था आपका, आप लोग पढ़ते होंगे, 1556 से 1605, यानी अकबर कुल मिला के 49 वर्षों तक गद्दी पर रहा। लेकिन अकबर के टाइम के शुरुआती 40 वर्ष इसमें बस हैं, क्योंकि फिर किसकी? बदायूनी, बदायूनी एक्सपायर हो गया आपका। तो बदायूनी तो किसके बारे में है? मुगल तारीख, ये आपका मुगलों के बारे में है। अकबर तक, कहां तक है? अकबर तक का। तो पूछे किस पुस्तक में अकबर के 40 वर्षों के बारे में जिक्र है? अकबर के जो 40 वर्ष का शासनकाल है उसके बारे में जिक्र किया है। तो आप कहेंगे भैया बदायूनी ने किया है। और बदायूनी ने, मुझे बताओ, रामायण और महाभारत का अनुवाद किया था? कल का क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अब मुझे बताओ, जो बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया अकबर के कहने पर, उसको क्या नाम उसने दिया था? क्या नाम उसने दिया था बताएंगे एक बार फटाफट से, सारे लोग बोलेंगे। बच्चे बच्चे बहुत सारे बच्चे अलग अलग कुछ कुछ लिख रहे हैं। कुछ कह रहे हैं सर जी क्लास आपका कैमरा ठीक नहीं चल रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं स्टैटिक जीके की बुक कब आएगी। बेटा इस सब के लिए मैं बता चुका हूं आपको, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे, है ना, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान। अपने आप को कमेंट को रोक दिया करो। अभी मैं मान के चलो आपको एक टास्क देता हूं, आप जहां बैठे हैं फोन को खुद से दूर रखेंगे और कॉपी पेन हाथ में रखो। बस जो कॉपी आपके पास है उसको लेकर अच्छे बच्चों की तरह आप भी बिहेव करो। आप ऐसा नहीं कुछ भी लिखेंगे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, हाथ पैर जोड़ करके, ठीक है भाई, पढ़ लो।
पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, इतना सिंसियर स्टूडेंट बन जाओ कि दिमाग में कुछ और ना रहे। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ ना कि नाम बताओ, तो इसका मतलब ये नहीं कहता मैं कि लिख दो उसको, इसका मतलब होता है मैं ये कह रहा हूं कि आप सोचो, एक बार खुद से बोल दिया करो बस। ठीक है, रज्मनामा नाम से। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकों पर आते हैं, तो ही मुगलों के टाइम की। स्वतंत्रता संग्राम समझ रहे हैं, भारत की आजादी के लिए जो साथी स्ट्रगल हुआ उसको बोलते हैं स्वतंत्रता संग्राम। तो उस दौरान जो पुस्तकें लिखी गई, और उसी टाइम पे भारत में पुनर्जागरण के लिए, पुनर्जागरण का मतलब रेनेसा, रेनेसा समझते हैं, पुनर्जागरण का मतलब भारत को हम क्या बोलते हैं, हमेशा से विश्व गुरु कहते थे। तो कहते कि भारत में बहुत सारे साथी जो वैदिक ज्ञान से लेकर के आपका पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के, चाहे आप फिर डाल्टन थ्योरी जिसको आप बोलते हैं, महर्षि कणाद के सिद्धांतों को हम पढ़ें, तो आप कहोगे विज्ञान सबसे ज्यादा भैया हमारे यहाँ डेवलप था, ज्ञान सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे था, तो विश्व गुरु बोलते थे भारत को। लेकिन बीच में क्या हुआ कि हम सब लोगों ने क्या अपना लिया, बाहर की पद्धतियों को अपना लिया, और यूरोपियंस ने जो हमारे दिमाग पर थोपा हमने उसको अपना लिया। तो हम लोगों की कहने की बात है कि हम सबसे आगे थे, तो हम पीछे पिछड़ने लगे। तो बहुत सारे हमारे लोग आए, बौद्धिक लोग, इंटेलेक्चुअल पर्संस, उन्होंने कहा भाई जागो यार, तुम सोए हुए क्यों हो। तो उसको बोलते पुनर्जागरण, पुनर्जागरण रेनेसा, पुनः जागरण, फिर से जागरण, फिर से जागो। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, जितने भी भेदभाव हैं, वो हमको छोड़ने होंगे। स्त्री और पुरुष के बीच में जो भेदभाव होता है वो हमको छोड़ना होगा। जातियों के नाम से जो भेदभाव होता है वो हमको छोड़ना होगा। ठीक है, पहले बहुपत्नी प्रथा होती थी, तो किसने, राजा राम मोहन राय जी ने लड़ाई लड़ी। उन्होंने बोला कि बंगाल में एक ही व्यक्ति 50-50 शादियां कर लेता था उस टाइम पे, दहेज के चक्कर में, और फिर पत्नियों को छोड़ देते थे। पत्नियां विधवा हो जाती थी और विधवा की शादी फिर से हो नहीं सकती थी। तो बहुपत्नी प्रथा के खिलाफ कौन बोलेंगे कि भाई पत्नियां ज्यादा नहीं होंगी, इसके लिए राजा राम मोहन ने लड़ाई लड़ी। अब जो विधवा हो गई थी, ठीक है, जैसे मान के चलो किसी का पति मर गया, तो वो कौन है, विधवा, या जो छोड़ दी गई आपका, जिनको बोलते परित्यक्ता नारी, उनके लिए लड़ाई लड़ी ईश्वर चंद्र, जो हमारे, जिनको हम महासागर के नाम से भी उपाधि दी गई, उनको ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोलते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं की स्थिति के लिए कि विडो वुमेन जो है, इनको भी समाज में स्टेटस मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब हम बहुत सारी कुरीतियों में शामिल हो गए। सती प्रथा हमारे यहाँ हमेशा से नहीं थी। आप देखोगे वैदिक ज्ञान में, उपनिषदों में कहीं सती प्रथा का जिक्र नहीं मिलता, वेदों में कहीं भी जात पात जैसे या छुआछूत जैसी चीजों का कहीं जिक्र नहीं मिलता। आप जब इतिहास में पढ़ते होंगे तो क्या पढ़ते होंगे, जो ऋग्वेद है उसका जो 10वां सूक्त है वो क्या कहता है, वो बताता है आपका चातुर्वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण बताए गए हैं, लेकिन जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। किसके आधार पर था पहले, कर्म के आधार पर, कि ब्राह्मण कोई भी हो सकता है जो शिक्षा लेने देने का काम करे, चाहे किसी भी जाति का हो। ऐसा नहीं है ब्राह्मण का बच्चा ही ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण हर वो व्यक्ति है जो ब्रह्म को जानता है, जिसको ज्ञान है। अब ब्रह्म क्या है भैया, ब्रह्म वो नहीं जो इल्यूजन वाला ब्रह्म, 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 BRAHM, मतलब जिसको विषयों का ज्ञान हो, वस्तुओं का ज्ञान हो, जो सत्य जानता हो, वो ब्राह्मण है। तो अगर उसको जानने वाला कोई भी व्यक्ति, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय कौन है, जो अन्याय के खिलाफ, या बोले जो सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाता और उसको आप क्षत्रिय कहेंगे कि ये क्षत्रिय का बेटा इसलिए क्षत्रिय है। तो उन्होंने कहा नहीं, पुरुष सूक्त बताता है कि क्षत्रिय वह है जो सुरक्षा का कार्य करेगा, वैश्य जो व्यापार आदि का काम करे, शूद्र कहा गया जिनको, जो व्यक्ति अपना खुद का काम चुने। खुद का काम मान के चलो कि मैं अगर कल को अपना कोई काम चुन के, शिक्षा के अलावा मान के चलो मैं लकड़ी का कोई काम करने लग जाऊं, तो मेरी कैटेगरी क्या हो जाएगी, मैं शूद्र हो जाऊंगा। तो जो भी व्यक्ति जब कभी भी परिवर्तन जिसमें करेगा, तो परिवर्तन संभव था जातियों का उनके कर्म के आधार पर। अब क्या हो गया है, वो हमने जन्म के आधार पर। तो बहुत सारे लोग हमारे बीच में आए, उन्होंने बोला कि भाई आपको जो है जागरूक होना पड़ेगा, फिर से जागरण करना पड़ेगा, तो मतलब पुनर्जागरण। तो उस टाइम की भी बहुत सारी बुक्स आएंगी आपका। तो उन्हीं पुस्तकों में से एक है सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती जी ने क्या नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदाज, गो बैक टू वेदाज। तो कौन थे आपका दयानंद सरस्वती, आप लोग पढ़ेंगे इसको, इतिहास में ही पढ़ेंगे आप इसको, भी हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इन्होंने आर्य समाज बनाया था। किस ईयर में बनाया था आर्य समाज, इन्होंने 1875 में मुंबई के गिरगांव में, 1875 मुंबई के गिरगांव में इन्होंने आर्य समाज को बनाया था। उनकी बुक है सत्यार्थ प्रकाश।
और सत्यार्थ प्रकाश को इन्होंने लिखा कहां पर था, याद रख लेना। जो पहला एडिशन इसका आया 1875, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में पूछा गया था कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई थी, हिंदी में। हिंदी में। और इसका जो पहला पब्लिकेशन आपका हुआ था, पहली बार ये पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी अजमेर में। कहां पर प्रकाशित हुई थी? अजमेर में प्रकाशित हुई थी। और इसका जो लेखन का काम हुआ था, यानी कि दयानंद सरस्वती जी ने इसको कहां पर लिखा था? उदयपुर में। उदयपुर में लिखा था। उदयपुर में लिखा था, है ना। कहां पे लिखा था? उदयपुर में लिखा था। गीतांजलि किसकी बुक है? गीतांजलि तो बहुत फेमस है। गीतांजलि को साथी क्या मिला था? 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। 1913 में पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है? भैया रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। भारतीय क्या, एशिया के पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट एशियन पर्सन है। इंडिया के भी पहले, एशिया के भी पहले हैं। गोरा रविंद्रनाथ टैगोर जी की, इनकी कुछ बुक्स हैं, पोस्ट मास्टर, द पोस्ट ऑफिस, स्ट्रेवर्ड्स, वोकेशन, काबुली वाला और चौखेर वाली। काबुली वाला बहुत पूछी जाती है और पोस्ट मास्टर बहुत पूछी जाती है इनकी। अब बच्चों ये मत करने लगना कि जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूं कभी उनको पढ़ लो सिर्फ, ये गलत बात है, ठीक है। आगे आएंगे। सिपाही म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी ये आरसी मजूमदार ने लिखा। देखो 1857 में एक विद्रोह हुआ था जिसको सिपाही म्यूटिनी के नाम से बुक में लिखते हैं, कौन? आपका आरसी मजूमदार। दरअसल में गवर्नमेंट भी चाहती थी कि जो क्रांति हुई है इसके बारे में लिखा जाए, ठीक है। तो एसएन सेन थे पहले, तो उनको सरकारी इतिहासकार बनाया गया था, लेकिन एसएन सेन ने फिर इंकार कर दिया, तो फिर आरसी मजूमदार जी ने। और सबसे विश्वसनीय 1857 का कुछ भी सोर्स आपको पढ़ना है तो आरसी मजूमदार माने जाते हैं आज इंडिया में। तो आरसी मजूमदार ने क्या लिखा? सिपाही म्यूटिनी को, सिपाही म्यूटिनी को लिखा। ए नेशन इज मेकिंग, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, स्वतंत्रता संग्राम के नेता। आपका अगर मैं बात करूं उस टाइम पे एक्टिविस्ट थे। वीडी सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंपोर्टेंट बुक है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी ये 1857 के बारे में बुक है। इसको किसने लिखा है? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर जी के बारे में सुना है आपने कभी या नहीं? हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप वीडी सावरकर, ठीक है। जो वीडी सावरकर आपका मित्र मेला आप पढ़ते हैं, अभिनव भारत पढ़ते हैं 1899 का, 1904 हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं आपका किसको, कि वही अभिनव भारत मित्र मेला बन गया था, ठीक है। ये कहां पर रहते थे आपका, बोलो? जो आपका लंदन में कौन सा स्कूल चलता था जहां पे भारतीय जाके क्रांति की पढ़ाई करते थे? कौन व्यक्ति थे? पढ़ा है आपने हिस्ट्री में ये सब कुछ या नहीं? पढ़ लेंगे, है ना। अभी अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे, धीरे धीरे सर पढ़ाएंगे आपको। तो वीडी सावरकर जो थे साथी आपका भारत में मतलब बहुत चर्चित रहे हैं। जैसे कहते हैं कि अगर आपसे बात करें कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वीडी सावरकर अंग्रेजों के आपका उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग उनको देशभक्त मानते हैं। साउथ इंडिया में आप देखेंगे सावरकर जी के नाम से बड़े मतलब देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। कहते हैं इन्होंने अपना माफीनामा लिख दिया था अंग्रेजी सरकार के सामने, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने इनको काले पानी की सजा दी थी। काले पानी की सजा का मतलब होता था अंडमान में जो सेल्युलर जेल है वहां पे बंद कर देते थे उन लोगों को जो क्रांति की लड़ाई लड़ रहे थे भारत में। तो वीडी सावरकर जी के बारे में सर्च करना, क्योंकि मैं कोई स्टेटमेंट दे दूं उसका कोई अर्थ नहीं होता है कि मैं कुछ भी बताऊं किसी को सही या गलत। मैं अगर आप ये पूछो कि भैया आपका नजरिया क्या है, मेरी नजर में आप वीडी सावरकर जी को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि वीडी सावरकर भी एक बड़े जबरदस्त आदमी थे, ठीक है। नील दर्पण बुक किसकी है? दीनबंधु मित्र की। बहुत पूछी गई है, एसएससी का कभी कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ। अभी एमटीएस में रिसेंट में पूछी गई, सीएचएसएल में पूछी गई रिसेंट में, ठीक है। यंग इंडिया, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। अब इनकी पुस्तकें तो बहुत चर्चित हैं ही। यंग इंडिया क्या थी इनकी? मैगजीन थी। यंग इंडिया क्या थी इनकी? मैगजीन थी। की टू हेल्थ, स्वास्थ्य की कुंजी, हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? अब बुक्स के नाम ऐसे हिंदी में बहुत कम पूछे जाते हैं कि स्वास्थ्य की कुंजी को किसने लिखा है? स्वास्थ्य की कुंजी, कुंजी बोले तो की चाबी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये गुजराती भाषा में इन्होंने लिखी थी। और इनके जो सचिव थे, सेक्रेटरी थे इनके, गांधी जी के सचिव का क्या नाम था बताएं भैया? महादेव देसाई था उनके सचिव का नाम। महादेव देसाई ने इस बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, तो बहुत पूछा जाता है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो किसने किया है? जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है
इंग्लिश ट्रांसलेशन है। किसने किया है? वो आपका इनके सचिव थे महादेव देसाई। माई लाइफ माई मैसेज, पाथवे टू गॉड और हिंद स्वराज। देखो हिंद स्वराज को भी अब एसएससी हिंद स्वराज नाम से नहीं देता, वो पूछता है आपका रेलवेज में भी कभी आप देखोगे किस नाम से पूछा जाएगा? इंडियन होम रूल। इंडियन का मतलब भारत, हिंद, और होम रूल मतलब स्वयं का शासन, स्वयं का राज, होम रूल घर का राज, तो भारतीय गृह राज, इसको बोलते हैं हिंद स्वराज। तब हिंद स्वराज देता ही नहीं, इंडियन होम रूल बुक पूछ लेता है, तो आपको पैतना है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार अभिषेक जी, वेरी गुड सर। मुझे किताबों के बारे में इस तरह से ही जानना था। बहुत अच्छी बात, अगर आप जानना चाहते हैं तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। कुछ तो बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनको ये रहता बुक्स की भैया कोई ट्रिक बना दो। अब बुक्स मान के चलो हमको 500 पढ़नी है, तो 500 ट्रिक बनाओगे, दिमाग किसका पागल होगा? मेरा भी होगा, आपका भी होगा। आपके जैसे बच्चे अगर सारे हो जाएं तो फिर कमाल बात ना हो जाए, है ना। कुछ तो ये रहते भैया ट्रिक बना दो सारी किताबों की, भैया मेरे बस की नहीं है, मैं हौच पौच में गड़बड़ झाले में तुमको नहीं फंसा सकता। ये तो कॉमन सी बातें हैं, ठीक है, ये हम कहीं ना कहीं पढ़ते ही हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी की है। ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, 20 रुपए बताई थी, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। इसी किताब में एक थ्योरी आती है, ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी में दादा भाई नौरोजी ने क्या समझाया था? उन्होंने समझाया था कि ये अंग्रेज हमारे यहां से कैसे पैसे की लूट कर रहे हैं। तो ड्रेन थ्योरी का मतलब था धन निष्कासन का सिद्धांत। अंग्रेज हमारे यहां से पैसा कैसे निष्कासित कर रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं अपने देश में यहां का पैसा, धन निष्कासन का सिद्धांत बोलते हैं उसको, ड्रेन थ्योरी। तो ड्रेन थ्योरी किसने दी थी और किस पुस्तक में दी थी? वो दादा भाई नौरोजी ने दी थी, दादा भाई नौरोजी ने दी थी, ठीक है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ बुक किसकी है? ये एनी बेसेंट की है। एनी बेसेंट यूं तो आयरलैंड की थी, लेकिन भारत की क्रांति से जुड़ गई थी। बताओ कौन से संगठन था? एक संगठन आप पढ़ोगे इतिहास में 1875 में, थियोसोफिकल सोसाइटी। वो बनाई तो थी मैडम ब्लाटावस्की और जो हेनरी एलकार्ट थे यूएसए के, लेकिन बाद में 1907 में जब उनकी मौत हो गई आपका हेनरी एलकार्ट की, तो अध्यक्षा कौन बन गई थी थियोसोफिकल सोसाइटी की? एनी बेसेंट। इंडिया आई, इंडिया में उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया था। एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में बनाया। वही सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1915 या 1916 में क्या हो गया था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने चंदा लेके इकट्ठा किया था, फंड से इकट्ठा करके बनाया था। तो बीएचयू की नींव किसने रखी थी? सीएचसी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसने बनवाया था? आपका एनी बेसेंट ने। और भारत में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी किसके लिए? 1916 का होम रूल। बहुत पूछा जाता है होम रूल आंदोलन, वो दरअसल में तिलक जी ने भी चलाया था होम रूल मूवमेंट, और आपका किसने चलाया था? आपका एनी बेसेंट ने भी चलाया था, ठीक है। तो उनकी उस टाइम की मैगजीन्स हैं अपनी बातें, जब होम रूल इंडिया में चला रही थी तो कौन सी मैगजीन्स में लिखती थी? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ में, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा राजेश जी ने। लिखा इन्होंने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये पहली अध्यक्ष भी बनी थी। जी भैया, 1917 में बनी थी ये। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो सरोजनी नायडू थी, वो कानपुर अधिवेशन में बनी थी 1925 में। तीसरी महिला नलिनी सेन गुप्त थी, वो बनी थी 1933 में। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पीसी रॉय। सोवियत एशिया, ये इसके ऊपर बुक लिखी नेहरू जी ने। विदर इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर। विदर इंडिया किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। लेटर्स फ्रॉम रशिया रविंद्रनाथ टैगोर। इंडिया विंस फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम आपका अबुल कलाम आजाद। इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन्स रोल। वैलेंटाइन्स रोल जानते हो? ये एक अंग्रेज है, और इसका एक कथन आता है इतिहास में, अगर आप पढ़ते होंगे, भारतीय अशांति का जनक किसको कहा गया है? उस रोल ने ही तो कहा था। किसको कहा था जरा बताएं? भारतीय अशांति के जनक किसको कहा गया था? इसने तिलक जी को कह दिया था सिरोल ने। और किस बुक में कहा था? इसी बुक में कहा था, इंडियन अनरेस्ट में। कर्जन वेस्ट से आया था, पश्चिम से आया था। भाई यूरोप कहां पे पड़ता है वैश्विक रूप से? तो आप कहेंगे यूरोप भैया वेस्ट में पड़ता है। और इंडिया कहां था यूरोप की तुलना में? तो वो ईस्ट में था। तो इसने ईस्ट की समस्याओं के बारे में लिखा, कर्जन, यानी कि यहां पे समस्याएं क्या हैं। अब कर्जन आप जानते हो भारत का साथी वायसराय रहा 1899 से 1905। उसके टाइम पे बंगाल विभाजन हुआ था, है ना। तो प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट किसने लिखी? कर्जन ने। गांधी और लेनिन की तुलना के लिए, गांधी वर्सेस लेनिन, ये ऐसे डागे की है।
ऐसे डागे। वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों, जयप्रकाश नारायण जी की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है वाई सोशलिज्म। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, भगवती चरण वोहरा, नाम पढ़ा है आपका, आपने इनका इतिहास में, बड़े क्रांतिकारी थे, इनका नाम मतलब लोग पढ़ाते नहीं है, मैं तो पढ़ाता था अक्सर जब इतिहास पढ़ाता था कि ये उनके भगत सिंह जी के मित्र थे, और इतने अच्छे मित्र थे उनके कि जो बॉम्ब सिखाया अपने क्रांतिकारियों को बनाना वो इन्होंने ही सिखाया, और एक दिन उसी एक्सपेरिमेंट में इनकी डेथ भी हो गई थी बॉम्ब फटने से। इनकी वाइफ का भी हमारी क्रांति में बड़ा योगदान है, भारत की आजादी में। उनका नाम है दुर्गा भाभी। और दुर्गा भाभी क्योंकि उस टाइम पे कुछ लोगों को गवर्नमेंट क्या करती थी, आइडेंटिफाई करती थी कि भाई इन लोगों पे नजर रखो, उनको डिटेन करके रखती थी, नजरबंदी में रखती थी। तो दुर्गा भाभी, महिलाओं पर उस समय कोई सोच भी नहीं सकता, तो दुर्गा भाभी क्रांतिकारियों को पिस्तौल, बम ये सब पहुंचाती थी, क्योंकि महिलाओं पर शक नहीं होता था कि महिलाएं भी ऐसा कर सकती हैं। तो भगवती चरण वोहरा और इनकी वाइफ दुर्गा भाभी हैं वो, ठीक है, दुर्गा के नाम से जाना जाता है, बहुत सम्मान मिलता है उनको। तो भगवती चरण वोमा, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, बॉम्ब बनाने के बारे में इन्होंने लिखा था आपका। गण देवता पुस्तक, ये भी बहुत चर्चित पुस्तक है, बंगाली भाषा की, ताराशंकर बंदोपाध्याय, पूरी दुनिया में बहुत चर्चित किताब है, बहुत ज्यादा इसके अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशंस हुए हैं, ठीक है। और इसमें मतलब व्यक्तियों के बारे में लिखा गया है, मैंने पढ़ा है इस किताब को, गण देवता को, बड़ी शानदार किताब है। इसमें क्या है कि हमारी जो अभिलाषाएं होती हैं, जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कैसे आदमी चमक में अंधा होकर सिर्फ पैसे को प्राथमिकता देने लग जाता है, और बहुत सारी चीजों के बारे में इसमें बात की गई है। बंगाली भाषा, ट्रांसलेशन हर भाषा में है इसका। इंडियन मुसलमान, बहुत पुरानी पुस्तक है, भारत के मुसलमानों की स्थिति के बारे में लिखा गया है। द इंडियन स्ट्रगल और इंडियन पिलग्रम, ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल बहुत पूछी जाती है। इंडिया इन ट्रांजिशन, ये एम.एन. रॉय की बुक है, इंडिया इन ट्रांजिशन, बहुत बढ़िया, इंडिया इन ट्रांजिशन। नीरज करकेटा जी कह रहे हैं सर ये मेरे में 27 फरवरी, हाँ आज बहुत सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर जब आप 1 दिसंबर से फ्री शुरू करेंगे तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना? नहीं, सारे पढ़ाऊंगा तो फिर महीनों जाएंगे, हाँ पढ़ाऊंगा तो सारे, लेकिन पहले मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपका एक तो हिस्ट्री को, एक पॉलिटी को, एक स्टैटिक जीके को, ठीक है, और आपका बाकी के 3 सब्जेक्ट पैरेलली, ताकि 5-6 महीने में बच्चे 2025 के सारे एग्जाम्स दे पाएं। और फिर जो 3 मुझसे छूटेंगे फिर उन 3 को मैं पढ़ा दूंगा एक क्रम में, फिर बाकी 3 किसी से पढ़वा देंगे, है ना, ऐसे पढ़ाएंगे। क्योंकि मैं अकेले पढ़ाऊंगा तो फिर लंबी जर्नी हो जाएगी बहुत, फिर 1 साल तक पढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे, लेकिन उसमें जल्दबाजी कुछ नहीं होगी, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे ताकि फिर पढ़ने के बाद जरूरत ना पड़े, ठीक है। वो मतलब आपका थॉट प्रोसेस भी डेवलप हो पाए, वहां पे मैं प्रयास करूंगा कि आप चीजों को बहुत गहराई से समझ पाए ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इंडियन डायरी, मॉन्टेग्यू, बोलेंगे अभी फटाफट से। आपको भी हैप्पी दीपावली धर्मवीर भाई, वेरी गुड। इंडियन डायरी, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो था, जिसके लिए मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 का। इंडियन स्ट्रगल अभी मैंने बता दिया आपको। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री ये अभी बता दी, पीसी रॉय ये भी बात कर चुके। गीता रहस्य मांडले जेल में किसने लिखी थी? श्रीमद् भगवत गीता जी पर एक आपका एक्सप्लेनेशन दिया बाल गंगाधर तिलक जी ने, और साथ में इन्होंने किसके लिए आर्यन थ्योरी दी थी एक। आप हिस्ट्री में एक चीज पढ़ते होंगे, आर्य सभ्यता पढ़ते हैं, आर्य कहां से आए थे, तो उसके बारे में मैक्स मूलर ने भी स्टेटमेंट दिया है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए, तो उसके ऊपर ये बुक है आर्कटिक होम इन वेदाज, बहुत पूछी जाती है। राइज ऑफ द मराठा पावर, महादेव गोविंद रानाडे, एम.जी. रानाडे। महात्मा गांधी जी के गुरु कौन है बताना जरा? गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु कौन है? एम.जी. रानाडे हैं। तो राइज ऑफ मराठा पावर इन्होंने लिखा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बहुत कॉमन किताब है, आप अक्सर नाम सुनते होंगे इनके। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसकी है? नेहरू जी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की खोज, पढ़ना कभी इसको जब आपको टाइम लगे, है ना। और पढ़ने की आदत, हैबिट जो होती है ना, वो सबसे शानदार हैबिट होती है। जब आपको पढ़ना सीख जाएंगे तो दुनिया में सारी चीजें तुम्हें बेगानी लगेंगी, फिर तुम मतलब पढ़ोगे, जब जब टाइम मिलेगा तब तब पढ़ोगे, लेकिन वो रुचि लेके आओ अपने अंदर। ऐसे ही यहां पे कंफ्यूज होते हैं हम, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया ये मेघनाथ देसाई ने लिखी है।
द लाइफ डिवाइन और आपका सावित्री अरविंद घोष ने लिखी है। बहुत अमीर घराने के व्यक्ति थे लेकिन अंततः क्या बन गए थे, सन्यासी बन गए थे। लेटर्स ऑन योगा लिखा इन्होंने। एसेज ऑन गीता इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एसेज ऑन गीता, ठीक है, और लाइफ डिवाइन, इनको तो बिल्कुल मत भूलना, बाकी इनकी 4-5 बेशक भूल जाओ। लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता। द मदर्स फ्यूचर पोएट्री किसकी है, अरविंद घोष की। बुद्धा, कार्ल और मार्क्स के ऊपर बाबा साहेब अंबेडकर ने। अब देखो एक क्रम से लिख रहे हैं हम किताबों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने सिर्फ एक ही किताब लिखी है, बाबा साहब की और भी किताबें हैं। वेटिंग फॉर ए वीजा, ठीक है, अभी आगे आएंगी ये सब किताबें, टोटल किताबें हम, बस हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चल रहे हैं, है ना। देखो तुम्हारे अंदर सबसे अधिक कमी मैं बताऊं क्या है, बोलो भैया बताओ, बताओ सारे, बोलो भैया बता दो हमारी कमी हमको। आपकी कमी ये है कि जैसे किसी बच्चे ने हैप्पी दिवाली लिखा और मैंने उसका रिप्लाई कर दिया, तो तुमको लग रहा है कि अब हमको भी रिप्लाई मिलना चाहिए, तो सब हैप्पी दिवाली लिखने लग गए हो। इसी को बोलते हैं भेड़ चाल, ठीक है। भेड़ चाल में नहीं चलना है बच्चों। बुद्धा, कार्ल और मार्क्स, शांत होकर पढ़िए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, वन लाइफ इज नॉट एनफ, भारत की राजनीति के बारे में बहुत अच्छी पुस्तक है नटवर सिंह जी की, वन लाइफ इज नॉट एनफ। अनहैप्पी इंडिया, इसके लिए हिंदी नाम भी आता है आपका दुखद भारत, ये किसने लिखा, दुखद भारत किसने लिखा था आपका, बताएंगे। दुखद भारत, दुखद भारत पुस्तक किसकी है, लाला लाजपत राय जी की है। बंदी जीवन सचिंद्र शानियान ने लिखा है। भारतीय गृह शासन इंडियन होम रूल, ये मैं आपको बता चुका, किस नाम से पूछी जाती है, हिंद स्वराज के जो नाम है हिंदी, उसी को बोलते हैं इंडियन होम रूल। इंडिया डिवाइडेड, एक तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की, और इंडिया डिवाइडेड किसकी है, राजेंद्र प्रसाद जी की है, राजेंद्र प्रसाद जी की है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, कह रहे भैया अब नहीं लिखेंगे। अब तुम सुधर जाओ, इतना आसानी से कहने से, इतने प्यार से कहने पे, इतने प्यार से बोलता हूं मैं तुमसे, तुम सुधर जाओ तो इससे अच्छा कुछ हो सकता है, पगलू हो। आगे आएंगे। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, नेहरू जी की, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, विश्व इतिहास के बारे में लिखा, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये नेहरू जी की बहन है विजय लक्ष्मी पंडित, यूएन में गई थी, याद है ना, यूएन में पहली भारतीय हैं। नेशन वॉइस राधा कृष्णन जी की है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन की। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को इन्होंने जो लेटर्स लिखे, बंच का मतलब क्या होता है, गुच्छा, लेटर्स का गुच्छा, तो अपनी बेटी के नाम पे जो पत्र लिखे थे, तो क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू डॉटर भी कहते हैं, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू डॉटर। ये भी किसकी है, ये भी आपका नेहरू जी की है, नेहरू जी की है, ठीक है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स और आपका ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, ये बहुत चर्चित किताब है चेतन भगत की, 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ। आप एक एक्टर हुए सुशांत सिंह राजपूत, उनको जानते होंगे, उनकी एक मूवी आई थी काय पोचे, क्या आई थी मूवी, मूवी का क्या नाम था, काय पोचे। तो काय पोचे जो मूवी की स्टोरी थी वो किस नोबेल से इंस्पायर थी, तो चेतन भगत के नोबेल से। 400 डेज लिखा इन्होंने, बहुत सारी किताबें लिखी। 5 पॉइंट समवन, आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, तो 3 इडियट्स में जो कहानी है वो दरअसल में एक नोबेल की कहानी है जिसका नाम है 5 पॉइंट समवन। 3 इडियट्स मूवी, पूछा एसएससी ने तो पूछा इस पे क्वेश्चन कि बहुत बहुचर्चित, ये प्रश्न था, बहुचर्चित 3 इडियट्स मूवी की जो कहानी है वो किस नोबेल से इंस्पायर है, तो किसका कहानी है वो, आपका चेतन भगत का है, चेतन भगत का है। और भी किताबें आप बताएं कौन कौन सी जानते हैं इनकी, तो ठीक है। ये हाफ गर्लफ्रेंड, इस पे भी मूवी आई थी उसकी, श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर की एक मूवी थी, शायद हाफ गर्लफ्रेंड ही नाम था उसका, है ना। तो ये किसकी किताबें हैं, चेतन भगत की चर्चित किताबें हैं, इंपोर्टेंट बुक्स हैं। अब जो हम नई वाली बुक्स पढ़ेंगे, जो रिसेंट में चर्चित बुक्स हैं, तो वहां पे चेतन भगत की और किताबों को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसकी है, खुशवंत राजन की है, किसकी है, खुशवंत राजन। इसमें जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ ना, उसमें आप जानते हैं कितनी परेशानी हुई, जो लोग देश नहीं छोड़ना चाहते तो उनको पाकिस्तान बसना पड़ा, पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तान आना पड़ा, इस बीच में बहुत सारी हिंसा हुई, मारकाट हुई, तो उसकी स्टोरी लिखी है इन्होंने, ठीक है। क्या बोलेंगे, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत राजन की बुक है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड, यहां हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, यहां से हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, ओके।
बच्चा इतने पढ़ते रहो, साथ में रिवीजन के लिए आया करो। यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल चुकी है परसों वाली क्लास में, जो आपका कल से पहले जो क्लास थी उसके बाद में पीडीएफ मिल चुकी है, पहले ही डला दिया मैंने उसको, है ना। तो याद रख लेना ये सारी बुक्स हैं भैया। बुक्स के बारे में सिर्फ इनके ऑथर पढ़ना। हाँ, और ये कहानी थोड़ी ना पूछेगा तुम, और तुमको लगता है तुम कहानी बता भी पाओगे? मान के चलो पूछे पैक्स इंडिया में क्या लिखा हुआ है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए थोड़ा सा, है ना। तो ख्याल रखिए, अभी आपका छुट्टी रहेंगी क्लासेस की, आप जानते हैं कल फेस्टिवल है। 1 तारीख को मैंने बता दिया कि वहाँ जो सिस्टर है मेरी छोटी वाली, उसके लिए पहले तो आप सबके लिए थैंक यू कि आप सबके मतलब आशीर्वाद से मिला, ठीक है। तो उसके लिए एक लड़का जो है वो पक्का करने जा रहे हैं, तो 1 तारीख को तो वहाँ जाना पड़ेगा, और फिर सैटरडे संडे आपका तो मंडे क्लास होगी आपका, है ना। भैया यूपी पुलिस की आंसर की आ चुकी है, आ चुकी है श्योर, हाँ फाइनल आंसर की आ चुकी है यूपी पुलिस की, उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्ते।